खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। रूस हिंदुस्तान की तवानाई की तरक्की के लिए है काबिल एतमाद सप्लायर। ताउन का यह सिलसिला जारी रहेगा। पुतिन से मुज़ाकरात के बाद पीएम मोदी का बयान। मरकजी हुकूमत ने इंडिगो परवाजों में अफरा तफरी की आला सतही जांच का दिया हुक्म। खिदमात की बहाली के लिए किए जा रहे हैं दरकार जरूरी इक़दाम। मीडिया उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक की तफसीलात अपलोड करने के मामले पर मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की वजाहत। तारीख में नहीं की गई है कोई तोसी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट रखने के लिए अदालत ने सुनाई 7 साल कैद की सजा। 2 पैन कार्ड केस में पहले ही काट रहे हैं सजा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति भवन में आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत भी पेश किया और हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म मोदी के साथ अहम मुज़ाकरात हुए। सदर पुतिन ने मुज़ाकरात के बाद पीएम मोदी से कहा, रूस इंडिया की तवानाई की तरक्की के लिए दरकार तेल, गैस, कोयला और हर चीज़ का काबिल एतमाद सप्लायर है। ताउन का यह सिलसिला जारी रहेगा। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने सरकारी दौरे हिंदुस्तान का आगाज राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा शानदार इस्तकबालिया तकरीब से किया, जहां हिंदुस्तान की सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया के दौरान पुतिन को बावकार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पहले रूस का और फिर हिंदुस्तान का कौमी तराना बजाया गया, जिसके बाद पुतिन ने गार्ड का मायना किया और एहतरामन सर हिलाकर सलामी कबूल की। इस्तकबालिया के बाद पुतिन ने रूसी वफ़द के अहम अराकीन का तारुफ सदर मुर्मू और वज़ीर आज़म मोदी से कराया। इस तरह उनका बाज़ाब्ता 2 रोज़ा दौरा शुरू हुआ, जिसके एजेंडे में दिफा, तवानाई, ताउन, इलाकाई सलामती, सरमायाकारी और तवील मुद्दती इक़्तिसादी शराकतदारी जैसे कलीदी उमूर शामिल हैं। पुतिन राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश किया। राजघाट से वापसी के बाद पुतिन सीधे हैदराबाद हाउस पहुंचे, जहां वज़ीर आज़म मोदी और रूसी सदर के दरमियान रस्मी मुज़ाकरात का आगाज हुआ। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में दिफाई ताउन में तोसी, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इश्तराक, तवानाई के शोबों में मुश्तरका सरमायाकारी, खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने जैसे मौज़ूआत शामिल रहे। रूसी सदर और वज़ीर आज़म मोदी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। 23वीं हिंदुस्तान रूस सरबराही मुज़ाकरात के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान रूस दोस्ती गुज़िश्ता 8 दहाइयों में एक कुतुब सितारे की तरह साबित कदम रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान रूस ताल्लुकात जो बाहमी एहतराम और गहरे एतमाद से जुड़े हुए हैं, हमेशा वक्त की आजमाइश पर खड़े रहे हैं। हमने हिंदुस्तान रूस ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल किया। मिस्टर मोदी ने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान रूस इक़्तिसादी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाना हमारी मुश्तरका तरजीह है। हमने सन 2030 तक हिंदुस्तान रूस इक़्तिसादी ताउन के प्रोग्राम पर इत्तेफाक किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
मुल्क भर में इंडिगो के सैकड़ों परवाजों के मंसूखी से हवाई सफर मुतासिर होने और मुल्क भर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को भारी परेशानी का मामला जुमा को राज्यसभा में भी गूंज उठा। अपोजिशन अराकीन ने मामला उठाते हुए कहा कि एयरलाइन की बार बार की मनसूखियां लाखों मुसाफिरों के लिए दुश्वारी और अफरा तफरी का बायस बन रही है और हुकूमत को फौरी तौर पर इस मसले पर वजाहत पेश करनी चाहिए। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए हुकूमत ने 37 ट्रेनों में 116 कोचेज का इजाफा किया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। मुल्क भर में इंडिगो एयरलाइन की परवाज़ों की मनसूखी और तवील ताख़ीर ने हज़ारों मुसाफिरों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जुमा को ऑपरेशनल दिक्कतों के सबब एयरलाइन ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से अपनी तमाम परवाज़ें निसफ शब तक मनसूख करने का ऐलान किया, जिसके बाद दीगर शहरों में भी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मंगल से अब तक इंडिगो की 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि कई दीगर एयरलाइंस की परवाज़ें भी ताख़ीर से चल रही हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा बेचैनी देखने में आई है, जहां मुसाफिर 10 से 12 घंटे तक एयरपोर्ट के अंदर बैठे रहे। कई परवाज़ें अचानक मनसूख हुईं, जबकि कई घंटों की ताख़ीर के बावजूद वाज़ेह मालूमात फराहम नहीं की गईं। मुसाफिरों ने कहा कि अगर कंपनी को मसले का इल्म था तो टिकट्स की फ़रोख्त क्यों जारी रखी गई। बेंगलुरु, दिल्ली और दीगर शहरों में भी बड़ी तादाद में मुसाफिर फंसे हुए हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए नाराज़गी जाहिर की, जबकि कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और शिवसेना UBT की MP प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इंडिगो से जवाबदेही का मुतालबा किया है। मुख्तलिफ शहरों में रुके हुए मुसाफिरों का मुतालबा है कि इंडिगो वाज़ेह मालूमात दे, स्केड्यूल बहाल करे और मुसाफिरों को मुनासिब सहूलियत फराहम करे ताकि फौरी सफ़र करने वालों को मज़ीद मुश्किलात ना उठानी पड़े। परेशानी आ रही है कि हम लोग का इंडिगो का फ्लाइट था और जैसे हम लोग एयरपोर्ट में पहुंच रहे हैं और जो है आपका जैसे चेक इन करने के लिए घुस रहे बोलते आपका फ्लाइट कैंसिल है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई पता नहीं। हम लोग जब यहाँ पे आए, एयरपोर्ट में आए हैं, तब एयरपोर्ट में बोला गया है कि फ्लाइट कैंसिल है। कोई व्यवस्था नहीं किया सर। ये बोल रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल मतलब कैंसिल, ऐसा नहीं कि रीशेड्यूल करके हमको 2 घंटे बाद भेज दें, नेक्स्ट डे भेज दें। इनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। ये तो बोल रहे रिफंड ले लीजिए, वो तो वेरी इजी है, रिफंड ले लीजिए और सॉरी सर, सॉरी, बस यही 2 वर्ड है इनके पास। Nalgonda to reach Hyderabad, Rajiv Gandhi International Airport by 6 o'clock. Our flight timing is 6:55. That flight, yesterday night 6:55 flight, today morning by 11 o'clock started Hyderabad to here, Bangalore. Actually we booked Hyderabad to Kochi. That is connecting flight, they are given tickets, Hyderabad to Bangalore, Bangalore to Kochi. So here we reached after 14 hours. Yesterday night in airport, the Indigo people was not did any. हाल ही में इंडिगो ने बताया है कि नवंबर 2025 के दौरान उसकी 1232 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। दिसंबर के आगाज़ से ही हालात बदतर हुए और सिर्फ चंद दिनों में रोज़ाना 170 से 200 परवाज़ें मनसूख होना शुरू हो गईं। जुमेरात 4 दिसंबर को इंडिगो ने तकरीबन 550 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख की, जिसने मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर को सख्त मुतासिर किया। इस बहरान की बड़ी वजह है नए फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस क़वायद का लागू होना। इन क़वायद ने पायलट्स और मुलाजमीन के काम और आराम के औक़ात को सख्त बनाया है, जिसके बायस पायलट और अमले की शदीद कमी पैदा हो गई। इंडिगो ने एतराफ़ किया है कि उसने इन नए असूलात के तहत अमले की ज़रूरियत का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया और स्केड्यूल प्लानिंग में खामियां रह गईं। इन तमाम खामियों पर काबू पाने के लिए वक्त दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV। तो इंडिगो परवाज़ों के मनसूखे पर शहरी हवाबाजी के मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू ने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है जो सबकी इंक्वायरी करेगी ताकि वो इस बात का तयन कर सके कि कहाँ गलत हुआ और किसने गलत किया। मरकज़ी वज़ीर ने कहा हमने तमाम एयरपोर्ट्स के ऑपरेटर्स और एयरलाइन ऑपरेटर्स के साथ बातचीत भी की। And today we have observed that the new FDTL regulations, they started in November, which was 1 month before itself. And through the last 1 month also we have been observing, and things were pretty much not to the extent of this, but there was no issue regarding the new FDTL norms that was observed. And the second thing is that the other airlines, Air India or the Akasa or SpiceJet, they have all adjusted and they have done the necessary this thing.
But here, what was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew, that is why this incident has happened, which is why to फ्लाइट सर्विसेज में खलल के बारे में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स का कहना है कि मुकम्मल मामूल की सूरत हाल में वापस आने में कुछ वक्त लगेगा। उन्होंने सार्फिन को होने वाली तकलीफ के लिए माजरत ख्वाही की। Ladies and gentlemen, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend मुल्क भर में वक्फ के लाखों असासें अब भी उम्मीद पोर्टल के रिकॉर्ड से बाहर है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की मुद्दत मुकर्रर करते हुए इसे बराह रास्त बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए हुकूमत तारीख में तौसी नहीं कर सकती। ताहम उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जो लोग इंदराज की कोशिश करते रहे उनके खिलाफ आइंदा 3 माह तक कोई सख्ती, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। रिक्वेस्ट किया है तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्त प्रॉपर्टी से मुतावलीस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो टिप्पणी की है, डायरेक्शन दिया है, वो बहुत साफ है कि 6 महीने का एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि वो फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे। और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल आपका तारीख को 6 महीने और बढ़ा सकते हैं, जो डेडलाइन है 6 महीने बढ़ा सकते हैं। तो मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूं, जो हमारा उम्मीद पोर्टल में कोशिश किया है अपलोड करने का, किसी कारण से नहीं हो पाया, हम उनके लिए 3 महीने तक कोई जुर्माना, कोई पेनल्टी, कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबका हम मदद करें। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमला के रजिस्ट्रेशन के मामले पर मरकजी वजारत अक़लियती उमूर ने वजाहत जारी की है। वजारत के मुताबिक मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कभी ये नहीं कहा कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमला की तफसीलात अपलोड करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। किरण रिजिजू के रिमार्क्स के बाद तबकात ने गलत तशरीह की है। बयान में कहा गया है कि वक्फ तरमीमी एक्ट की दफ़ात और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत तारीख में कोई तोसी नहीं की जा सकती। किरण रिजिजू ने अगले 3 माह तक कोई जुर्माना या सख्त कार्रवाई न करने की बात कही है। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करने से कासिर अफराद वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं और वक्फ ट्रिब्यूनल के पास तारीख में तोसी देने का कानूनी इख्तियार है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमला की तफसीलात अपलोड करने की आखिरी तारीख 6 दिसंबर है। तब मौलाना खालिद रशीद फरंगी महरी ने मुसलमानों से अपील की है कि जो वक्फ जायदादें उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हो पाई हैं, उनके इंदराज के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू करें। एक्ट 2025 के अकॉर्डिंगली हर मुतवल्ली को अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी विद इन 6 मंथ रजिस्टर करानी थी, और आज उसकी आखिरी डेट है। और आज जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर साहब का बयान आया है उसमें ये रिलीफ ज़रूर मिली है कि अगले 3 महीने तक जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कराई है, नेक्स्ट 3 मंथ तक उन पर कोई फ़ाइन नहीं लगेगा। और जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस सिलसिले में किसी भी मुतवल्ली को कोई टाइम एक्सटेंशन चाहिए तो वो अपने स्टेट के ट्राइब्यूनल, वक्फ ट्राइब्यूनल में जा कर के एप्लीकेशन दायर कर सकता है। तो लिहाजा इस तरफ मुतवल्ली हजरात को तवज्जो देनी होगी। और मेरी एक बार फिर से मरकज़ी हुकूमत से यही अपील है
कि अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ 1,26,000 औकाफ वो हैं जो कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड में। उनमें से अभी कल तक सिर्फ 45,500 ही रजिस्टर हो पाए थे। उम्मीद पोर्टल में जो स्पीड का मसला है या इंटरनेट की वजह से जो स्पीड का मसला है या उसमें जो टेक्निक। उत्तर प्रदेश में वक्फ इमला का उम्मीद पोर्टल पर बहुत कम इंदराज हुआ है। रियासती वजीर दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि वो इस मसले पर मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने तयक्कुन दिया कि कोई ना कोई हल जरूर तलाश लिया जाएगा। केंद्र सरकार जब वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आई तो उसके अधिनियम लाने के पीछे का मकसद बहुत साफ स्पष्ट था कि वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करते हुए उसको गरीब मुसलमानों के विकास के लिए उन वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल हो। वक्फ की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हो रहे थे उन कब्जों से उसको मुक्त कराया जा सके, इलीगल इंक्रोचमेंट वक्फ की संपत्तियों से हटाया जा सके। कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमपी इमरान मसूद ने मुंसिफ टीवी से खुसूसी बात करते हुए कहा कि वो वक्फ इमलाक का जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। इमरान मसूद ने कहा कि जो भी तकनीकी मसाइल पैदा हो रहे हैं इस पर हम अक़लियती वजीर से बात कर चुके हैं और आगे भी बात करेंगे। पर वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर तमाम तरह के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेकर, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और एमपी इमरान मसूद साहब। सर, आज लास्ट डेट थी और 3 महीने का जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कल हम मिनिस्टर साहब से मिले थे और हमने उनसे गुजारिश की थी कि ये अभी जो प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन है बहुत कम है। बंगाल में तो 12% हुआ है, कर्नाटका को छोड़ दें या थोड़ा सा दिल्ली को छोड़ दें तो बाकी जगह बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने कहा था कि जो वामसी पोर्टल के ऊपर हैं उनको आप रजिस्टर्ड मान लें, तो उन्होंने कहा अभी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और हम कोई रास्ता निकालते हैं क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, कोई जियो भी नहीं ला सकते। तो अभी 3 महीने का टाइम बढ़ा है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर अभी फिल वक्त कुछ नहीं मिल सकता था। सब लोगों को लग करके कोशिश कर करके इसको रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। अगर उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास काफी वक्त है, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये सारा का सारा काम आ सके। वक्फ इमला के इंदराज में मुसलमानों को काफी परेशानियों का सामना है। राज्यसभा के रुकन गुलाम अली खटाना ने मुंसिफ टीवी के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत ने अपनी सतह पर मोहलत देने की बात कही है। अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो अपने वक्फ इमला का जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। देखिए, वक्फ जो 225 बिल था उसका मकसद वजीर आजम साहब का ये था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, वक्फ अमलाक में अकाउंटेबिलिटी लाई जाए और जो खेत नहीं बाढ़ नहीं खेत को खाया है उस पे लगाम लगाई जाए। और उसके बाद कुछ चीजों पे कुछ हमारे देश के नागरिक सांसद उस पे सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। उसका कुछ लास्ट डेट जो तय करा था सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे एक्सटेंशन नहीं दिया, जो अंदराज करने का था प्रॉपर्टीज। अब मिनॉरिटी मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस की सोर्स से हमने भी सुना है आप लोगों के माध्यम से कि 3 महीने बढ़ाया है। एक सर तेलंगाना के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और उन्हें तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 8 और 9 दिसंबर को हैदराबाद में मुनाकिद होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए मदऊ किया है। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वजीर आला को बताया कि वो इकोनॉमिक फोरम के सरबराही इजलास की तर्ज पर आलमी सरबराही इजलास मुनक़िद करने जा रहे हैं और इस समिट में आलमी, मुल्की, सनअती और तिजारती इदारों के माहिरीन शिरकत करने वाले हैं। कोमट रेड्डी के मुताबिक सीएम नायडू और उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों की तरक्की, हुक्मरानी और मुख्तलिफ फलाही स्कीमों पर भी तबादला ख्याल किया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद के लिए मुजव्वज़ा संग बुनियाद रखने की तकरीब को रोकने से इनकार कर दिया। ये हुक्म 6 दिसंबर की तकरीब से कुछ दिन पहले आया है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तल एमएलए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर के अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सुजॉय पाल की डिवीजन बेंच ने अमन बरकरार रखने की जिम्मेदारी रियासत पर छोड़ दी। अदालत ने हुमायूं कबीर के ऐलान करदा प्रोग्राम में मुदाखलत नहीं की,
मगरिबी बंगाल हुकूमत ने अदालत को बताया कि रियासत ने अमनो अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी फोर्सेस को तैनात किया है। मरकज़ ने कहा कि इसने पहले ही इस इलाके में मरकज़ी फोर्सेस की 19 कंपनियां तैनात कर दी हैं। जुमेरात को दायर की गई दरख्वास्त में अदालत से कहा गया कि वो कबीर के खिलाफ इन रिमार्क्स के लिए कार्रवाई करे जिनको दरख्वास्त गुजार ने इश्तियाल अंगेज करार दिया। रिट पिटीशन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखने से मुताल्लिक है ताकि अमनो अमान बरकरार रखा जा सके। अदालत का ये फैसला ऐसे वक्त सामने आया है जबकि टीएमसी ने कबीर को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के लिए पार्टी से मुअत्तल कर दिया। हुमायूं कबीर ने बताया कि यहाँ कल दोपहर 12 बजे से 2 घंटे तक कुरान ख्वानी की जाएगी। इसके बाद मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कबीर का नाम लिए बगैर उन पर शदीद हमला किया, उन्हें गद्दार करार दिया जिसने फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा देने के लिए बीजेपी से पैसे लिए हैं। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वो एमएलए के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। इस माह के आखिर में अपनी पार्टी का आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे इसका मतलब गिरफ्तार या मारा जाए, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। हुमायूं कबीर ने आज जुमे को उस मकाम का दौरा किया जो बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए खरीद ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। लोकसभा में पीर को कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर इंतखाबी इस्लाहात पर बहस होगी। ये फैसला लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की ज़ेर सदारत ऑल पार्टी मीटिंग और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास के बाद लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर बहस का आगाज़ करेंगे। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कवलजीत शेरावत ने मीडिया को ये बात बताई। देश ने 150 साल पूरे किए हैं वंदे मातरम गीत को लेकर और पूरे देश ने इस गीत के उत्पत्ति के इस 150वें साल को एक त्योहार की तरह, एक पर्व की तरह मनाया है। हम सबके लिए भी बहुत गर्व की बात रही। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भारत को बांधने वाला। राज्यसभा रुकन सुधा मूर्ति ने हुकूमत पर जोर दिया कि सोशल मीडिया पर बच्चों को किस तरह से पेश किया जाए, इसके लिए उसूल तय करने होंगे। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को ऑनलाइन दिखाने के बढ़ते हुए रुझान के तवील मुद्दती नफसियाती नताइज बरामद होते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस समेत कई तरक्की याफ्ता ममालिक पहले ही ज़ाब्ते नाफिज कर चुके हैं। हिंदुस्तान को भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात पर अब गौर करना चाहिए। Knife, I consider, sir, you can cut a fruit or you can kill a person. Use social media for betterment, but not using your children, the children influencer, mother influencer, and you can open it in social media. टीएमसी के मेंबरान पार्लियामेंट ने मगरबी बंगाल के ज़ैरुल तवा मरकजी वाजिबात के मामले पर पार्लियामेंट के आते में एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि इंतकामी सियासत के सबब पूरी रियासत का पैसा दबाया जा रहा है। प्ले कार्ड्स थामे हुए उन्होंने नारेबाजी भी लगाई और मुतालबा किया कि ज़ैरुल तवा रकम रियासत को दी जाए। बताते चलें, इस मौके पर मगरबी बंगाल की रियासत को मोदी हुकूमत ने मुसलसल महरूम रखा है। इस तरह की बातचीत भी सामने आई है क्योंकि वो बंगाल में जीत नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर की खुसूसी गैर नजरसानी एसआईआर की मुद्दत में तोसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर एक दरख्वास्त पर समाअत 9 दिसंबर को होगी। दरख्वास्त भारतीय किसान यूनियन आज़ाद ट्रस्ट की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि एसआईआर के लिए दी गई मौजूदा मुद्दत नाकाफी है। आजम खान के बेटे व साबिक रुकन असेंबली अब्दुल्ला आजम के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। वो 2 पैन कार्ड मामले में पहले ही 7 साल कैद की सजा काट रहे हैं और अब उन्हें 2 पासपोर्ट रखने के लिए भी अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है। समाअत के दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे। सजा इसमें सुनाई है आज और अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं। धारा 420 में 3 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। 10,000 रुपये जुर्माने का आदेश किया गया है और जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास। धारा 467 में 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। 20,000 रुपये जुर्माने के दंड सुनाया गया है और अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास। धारा 468 में। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।